Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of December 2022. शुरू करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ. आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द प्राइवेट मेंबर्स बिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्राइवेट मेंबर बिल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्राइवेट मेंबर्स बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ऑन फ्राइडेज. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ प्राइवेट मेंबर बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1 month प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2, 3 ओनली, 1 and 3 या 1, 2, 3. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 3. दूसरा स्टेटमेंट देखो इसमें गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि इट कैन ऑनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है. पहला तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो द आंसर विल 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है ना. दूसरा गलत हुआ तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे. इसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं आपके, बस 3 या 1, 3 बचता. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग. पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. आपको बताना है कि इनमें से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 4 या 1, 2, 3, 4. वेरी इजी क्वेश्चन. कल मैंने आपको पढ़ाया था. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप भी अब इसका पार्ट बन चुका है योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. तीसरा सवाल है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है. ऑप्शंस आर ए केरला, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा या डी आंध्र प्रदेश. बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे. आसान सवाल है, बिल्कुल आप बताइएगा. आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में. पहली जो न्यूज़ है वो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022. लिख लीजिए आप लोग, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालती है. अगर की एस्पेक्ट्स क्या निकले हैं रिपोर्ट में तो मैं आपको बता दूं कि डेथ्स, पहला जो पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द डेथ ड्यू टू मलेरिया. तो डिस्पाइट डिसरप्शन टू प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव लार्जली हेल्ड अ लाइन अगेंस्ट फर्दर सेटबैक्स टू मलेरिया कंट्रोल. मतलब कि जो डेथ है वो डिक्रीज़ हुई हैं. इसका मतलब है कि हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पैंडेमिक चल रहा था, लेकिन कंट्रीज़ ने फिर भी जो मलेरिया की डेथ्स हैं उनके नंबर कम कर दिए हैं. ठीक है ना. एंड अगर आप देखें दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड डेथ्स का नंबर कम होना ये बहुत अच्छी चीज़ है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं मलेरिया केसेस की बात करूं तो मलेरिया केसेस आर राइजिंग. हालांकि मलेरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं 2020 और 21 में भी, लेकिन इनका बढ़ने का जो रेट है दैट इज़ अ स्लोअर रेट है ना. पहले अगर 2019 की बात करें तो उस समय थोड़ा फास्टली बढ़ रहा था, अभी एक स्लो रेट से बढ़ रहा है. एंड ग्लोबली केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा पेस से नहीं बढ़ रहा जैसे पहले बढ़ रहा था. देन हाई बर्डन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ 11 कंट्रीज़ हैं जो कि हाई बर्डन कंट्रीज़ हैं. उनमें से 5 कंट्रीज़ जो हैं वो आपके अफ्रीकन रीजन की हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना एंड नाइजर, ये तंजानिया, ये है. इसके अलावा एक इंडिया भी उन्हीं टॉप 5 कंट्रीज़ में है. हाई बर्डन कंट्रीज़ में जो टॉप 5 बर्डन कंट्रीज़ उसमें इंडिया भी एक कंट्री है, आप याद रख सकते हैं. एंड हालांकि डेथ में डिक्लाइन, जैसा मैंने आपको बताया था कि दे रिकॉर्डेड डिक्लाइन इन द डेथ बट द नंबर ऑफ केसेस वर देयर. एंड जो हाई बर्डन कंट्रीज़ हैं मलेरिया की वो यही कंट्रीज़ हैं. ठीक है ना. एंड इसके अलावा मलेरिया कंट्रोल के कुछ हर्डल्स भी बताए गए, जैसे कि देर आर फ्यू थिंग्स विच आर देयर. मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पैरासाइट्स आर इवॉल्विंग, पैरासाइट्स आर म्यूटेटिंग, है ना. अब जब पैरासाइट्स इवॉल्व या म्यूटेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कई बार डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी इवेड कर जाते हैं. तो ये एक बहुत एक बड़ा चैलेंज है. देयर द पैरासाइट्स आर इवॉल्विंग एंड म्यूटेटिंग एंड देयरफॉर दे आर समटाइम्स इवेडिंग द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एज वेल. इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस एंड इन्वेजन ऑफ एन अर्बन अडेप्टेड मॉस्किटो, जो अर्बन अडॉप्टेड मॉस्किटो है उसका इन्वेजन और कई बार जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लोगों के अंतर्गत. ऑब्वियस बात है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपने जानते होंगे, कई बार दवाइयाँ एक्सेस में लेने से ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. तो दैट इज़ अनदर इशू विच इज़ देयर इन द चैलेंज कैटेगरी.
WHO की अगर हम स्ट्रैटेजी देखें, टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया एलिमिनेशन जो की है 2016 से 2030 के लिए, ठीक है ना। WHO की एक ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी है फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 टू 2030. इट एम्स टू रिड्यूस मलेरिया केस इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी रेट्स बाय एटलीस्ट 40% बाय 2020, 75% बाय 2025 एंड 90% बाय 2030 एज अगेंस्ट 2015 बेसलाइन। तो 2015 के रेफरेंस में एक WHO ने एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी बनाई है 16 से 30 की, जिसमें 2020 तक 40%, 25 तक 75% और 30 तक 90% केसेस को रिड्यूस करने की बात की जा रही है। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। दूसरी न्यूज़ की तरफ आते हैं। जापानीज़ स्पेस स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, ये स्पेस ने ISPACE स्पेस, इसको ये वाला स्पेस लिखते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो जापानीज़ इस स्टार्टअप है, इसने एक लॉन्च किया है खुद का प्राइवेट लैंडर M1 टू द मून अंडर इट्स हकूटो आर मिशन। तो एक प्राइवेट लैंडर जो है मून पे वो लॉन्च किया गया है हकूटो आर मिशन के अंतर्गत। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि हकूटो आर मिशन क्या है, तो इट इज़ जापानीज फर्स्ट एवर लूनार मिशन एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो फर्स्ट एवर लूनार मिशन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बाय द प्राइवेट कंपनी हकूटो आर मिशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड हकूटो बेसिकली इज़ अ वाइट रैबिट। हकूटो एक वाइट रैबिट है उनके फोकलोर में, जो कि माना जाता है कि मून के सरफेस पर रहता है। तो हकूटो वाज अ वाइट रैबिट जिसके बेसिस पे इसको बनाया गया। तो इट्स वो फोकलोर स्टोरी है, उसके अंतर्गत है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इसमें कि UAE का भी एक मिशन है जिसमें जो इसका एक्सप्लोरर है जो कि UAE ने बनाया है। तो राशिद नाम का एक्सप्लोरर, द राशिद इज़ द व्हाट इट इज़ फर्स्ट UAE's फर्स्ट मून रोवर। तो UAE का एक फर्स्ट मून रोवर है जिसका नाम है राशिद एंड इट विल बी लैंडेड ऑन द मून थ्रू द हकूटो आर मिशन। हकूटो आर मिशन के थ्रू ही लैंड कराया जाएगा इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए, UAE का राशिद, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज 2 फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताए। आगे मूव करते हैं। तीसरी जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट जज रिक्यूजेज हर सेल्फ फ्रॉम हियरिंग द बिल्किस बानो पिटीशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने खुद को रिक्यूज़ कर लिया है। रिक्यूज़ मतलब कि अपना नाम हटा लेना, उस बेंच से हटा लेना। क्यों हटाते हैं जजेस अपना नाम बेंच से, क्या क्यों रिक्यूज़ करते हैं? तो उसका रीज़न है कि कई बार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, या कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसमें ऐसा माना जाता है कि जज जो है वो अपने 100% इम्पार्शियलिटी के साथ जजमेंट नहीं दे पाएंगे। अब जैसे बेला एम त्रिवेदी जी का जो केस है वो ऐसा है कि इनकी जो फैमिली है दैट वाज मर्डर्ड ड्यूरिंग दैट। तो एक्चुअली केस वही था, केस ये था कि बिल्किस बानो का जो केस है, ये लिख लेना आप लोग, बिल्किस बानो का जो केस है दैट इज़ रिलेटेड विद द 2002 वायलेंस, है ना। बिल्किस बानो का जो केस है दैट इज़ रिलेटेड टू द 2002 वायलेंस, 2002 के वायलेंस से रिलेटेड है। और इस समय जो 11 लोग जिनको पकड़ा गया था, उन 11 लोगों को प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए ये पिटीशन बिल्किस बानो ने फाइल किया था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया है उस बेंच से। हालांकि कोई रीज़न उन्होंने नहीं दिया है। शी हिल्स फ्रॉम गुजरात ओनली, वो क्या गुजरात से ये हिल करती हैं। एंड शी हैज़ नॉट गिवन एनी रीज़न फॉर दैट, बट शी हैज़ रिक्यूज्ड हरसेल्फ फ्रॉम द बेंच। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। OIC चीफ्स विजिट टू LOC स्पार्क फ्रेश क्रिटिसिज्म। तो OIC का जो चीफ है वो LOC तक विजिट किया, बट फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, है ना। तो इंडिया ने एक्यूज़ किया है OIC को दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। है ना, ऑब्वियस सी बात है ना कि आप सिर्फ इस तरीके से काम कर रहे हो। OIC खुद को कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बताता है ना। OIC खुद को क्या बताता है? कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इस 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था रबत में, मोरक्को में, आफ्टर व्हाट इट डिस्क्राइब्स एज द क्रिमिनल आर्सन ऑफ अल अक्सा मॉस्क। तो ये कहता है कि अल अक्सा मॉस्क का जब क्रिमिनल आर्सन हुआ था उसके बाद में हम बने थे OIC रबत मोरक्को में। 57 मेंबर्स हैं इसमें। ऑब्वियस बात है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, है ना। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। केरला पासेस द बिल टू रिप्लेस गवर्नर एज हेड ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। द केरला असेंबली हैज़ पास्ड 2 यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल्स टू रिप्लेस द गवर्नर एज द चांसलर ऑफ 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज़।
तो सिंपल सी बात है, आपको पता है गवर्नर का क्या इशू चल रहा था केरला में, तो अब गवर्नर को फाइनली चांसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दिया गया है फ्रॉम द 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज. एटलीस्ट द बिल हैज़ बिन पास, द लॉ हैज़ बिन पास. नाउ दिस हैज़ गॉन टू द गवर्नर्स असेंट. ऑब्वियसली बात है, जो बिल है वो गया है गवर्नर की असेंट के लिए. वंस द गवर्नर असेंट इज़ देयर, उसके बाद ही ये हो पाएगा फाइनली. ठीक है ना. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, उसने कहा है कि दे विल अपॉइंट एकेडमिशियंस और पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज एज चांसलर्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज़. तो कह रहे हैं कि हम चांसलर के रूप में किसको अपॉइंट करेंगे, एकेडमिशियंस को या फिर पर्सन्स विद एमिनेंस नॉलेज, एमिनेंट पर्सन्स को विद नॉलेज एंड एकेडमिशियंस को हम एम्प्लॉय करेंगे इन द यूनिवर्सिटीज़. एंड इस तरीके से हम करेंगे. तो लेकिन ऑब्वियसली बात है, दिस इज सब्जेक्ट टू द गवर्नर्स असेंट. अभी गवर्नर का असेंट हुआ नहीं है, बट केरला हैज़ डन दैट थिंग. तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है. अगली जो न्यूज़ है, इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट विद एनुअल पॉश रिपोर्ट. तो व्हाट इज़ दिस पॉश रिपोर्ट, तो यहाँ पे मैं आपको बस फुल फॉर्म बता दूँ, आप लोग लिख लीजिएगा. पॉश रिपोर्ट इज एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑन सेक्शुअल हरासमेंट रिपोर्ट. ठीक है ना. तो पॉश रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, इट इज़ द रिपोर्ट ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट. एंड ये आप याद रख सकते हैं. कई बार जैसे कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रिवेंट करना है सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, है ना. आपको पता होगा कि एक एक्ट भी आता है, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013. ठीक है ना. एंड ये 2013 में एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013. एंड इसमें अगर आप नॉन कंप्लाई कर रहे हैं तो देयर कैन बी अ पेनल्टी, देयर कैन बी सीरियस पेनल्टी ऑफ 50,000 एंड रिपीटेड नॉन compliance will invite severe penalty that includes the possibility of suspension or cancellation of license as well. तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो पहले तो पेनल्टी लगती है, और आप और उसको रिपीटेड ऑफेंस करते हैं तो फिर पेनल्टी प्लस आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है आपके लाइसेंस को, है ना. तो दैट इज़ अ सिंपल थिंग विच इज़ देयर. लेकिन प्रिवेंट तो करना है हर हाल में, ये तो आपको पता ही कि द सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस शुड बी प्रिवेंटेड सो दैट इट कैन प्रोवाइड अ गुड वर्क एथिक्स और वर्क कल्चर फॉर द वुमेन टू वर्क देयर, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. एंड एक जो आपका एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला एक्ट, उसके सेक्शन 6 में कहा जाता है रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ ऑन देयर पेरोल. ठीक है ना. तो मतलब कि जब नॉर्मली आप ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट को पढ़ोगे तो यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 21, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है. मैं आप दोनों लिख लीजिएगा, सेक्शन 6 भी लिख लीजिएगा, सेक्शन 21 भी लिख लीजिएगा. सेक्शन 21 जो है वो कहता है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कम से कम 10 या उससे ज़्यादा लोग हों, उनको एक इंटरनल कमेटी बनानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की, और वो इंटरनल कमेटी सबमिट करेगी प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एनुअल रिपोर्ट टू द एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी. अब ये सेक्शन 6 जो है दैट इज एम्ड एट क्रिएटिंग अ रिड्रेसल सिस्टम फॉर वुमेन एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशंस विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज. मान लो अब 10 से कम लोग हैं उनके पेरोल में, तो भी एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए. ऐसा नहीं कह सकते आपके 10 से ज़्यादा, इसीलिए आपके यहाँ एक सिस्टम इंटरनल कमेटी का. हाँ, इंटरनल कमेटी के लिए 10 से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास एक सिस्टम रिड्रेसल का होना चाहिए जिसमें अगर 10 से कम ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग हैं आपके, तो भी आप वुमेन को वहाँ प्रोटेक्ट करके रख सको. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है. I hope you got clarity. The attack on the last bastion the judiciary, यहाँ पे जस्टिस AP शाह जी का आर्टिकल लिखा हुआ है. ये उन्होंने बात की बेसिकली गवर्नमेंट किस तरीके से कंटिन्यूसली जुडिशरी को मतलब जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस उसको ख़त्म करना चाहता है गवर्नमेंट. दिस इज़ व्हाट दी ऑथर इज सेइंग. ये आर्टिकल आप रिलेट कर सकते हैं GS2 से, ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाले टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं, जुडिशरी के टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं. GS2 का ये टॉपिक है. तो जस्टिस AP शाह ने कहा कि हालांकि कोलिजियम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोलिजियम इज़ डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बिकॉज जजेस एम्प्लॉइंग जजेस शुड नॉट बी द केस एज इन अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज में नहीं है, इंडिया में भी नहीं होना चाहिए. कोलिजियम में प्रॉब्लम्स है, कोलिजियम नीड्स अ रिफॉर्म की ज़रूरत है. बट द वे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वांटिंग द रिफॉर्म्स, सिंपल सी बात है ने कहा कि जो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट रिफॉर्म चाहती है वो गलत है ना. क्योंकि ये एक तरीके से आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से जो इसकी इंडिपेंडेंस है उसको खत्म कर दें. द सेम वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रिजीम, द सेम वाज हैपनिंग इन द इंदिरा गांधी रिजीम एंड द सेम इज हैपनिंग आफ्टर 2014. दिस इज व्हाट जस्टिस AP शाह इज सेइंग.
जस्टिस एपी शाह का कहना है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी अपनी वैल्यू खो चुके हैं। फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है उसकी पावर्स कम हो गई हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन केवल पेपर्स में ही रह गया है, कोई इसका ज़्यादा औचित्य नहीं रहा है। कुछ इनफैक्ट जजेस के भी बारे में ऑथर ने कहा कि बीच में कुछ जजेस भी ऐसे थे जो कि प्रो एग्जीक्यूटिव थे और उन कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव में काम कर रहे थे। बट अभी रिसेंटली एन.वी. रामना, यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का उन्होंने कहा कि नाउ द कोर्ट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर असर्टिव एंड इस कारण से अब गवर्नमेंट का काम फिर से नहीं चल रहा है। दे आर हार्पिंग अपॉन चेंजिंग द नेचर ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड कीप टेकिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑल। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि ये एक गलत अप्रोच है। हाँ, हो सकता है कि उनके जो कोलिजियम सिस्टम उसमें प्रॉब्लम्स हों, कोलिजियम को सॉल्व करना चाहिए, कोर्ट्स को खुद उसके रिगार्डिंग लॉ बनाना चाहिए, जो भी है। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स को डिले कर रही है, गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने आप को असर्ट कर रही है, दैट इज अगेन अ थिंग विच इज असर्पिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अ कंजर्वेशन बिल दैट इंडेंजर्स द फॉरेस्ट राइट्स। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ 1972 में आया था। अब अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है, जिसको कि पास भी किया गया। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके प्रोविजंस बता देता हूँ। सबसे पहली बात, एक नया शेड्यूल इंसर्ट किया गया है फॉर स्पेसिमेंस लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो कई स्पेसिमेंस हैं जो कि साइट्स में मेंशन्ड थे, तो वो साइट्स के जो स्पेसिमेंस थे उनको इंक्लूड किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने कहा है कि सेक्शन 6 अमेंड करके एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, है ना। हर स्टेट में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी विच विल एक्सरसाइज द पावर्स एंड ड्यूटीज दैट मे बी डेलीगेटेड टू इट बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है कुछ ड्यूटीज और कुछ जो पावर्स है वो डेलीगेट कर देगा टू द स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है ना, स्टैंडिंग कमेटी को डेलीगेट कर देगा। अमेंडमेंट टू सेक्शन 43 टू अलाउ एलिफेंट्स टू बी यूज्ड फॉर रिलीजियस और अदर पर्पजेस। तो एक सेक्शन 43 है जिसमें एलिफेंट्स को अलाउ किया जाएगा फॉर यूज टू द रिलीजियस एंड अदर पर्पस। उसके लिए आप एलिफेंट्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। देन द बिल इंट्रोड्यूसेस सेक्शन 49E, एक सेक्शन 49E बिल इंट्रोड्यूस करता है टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप अ मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश करें विच विल ग्रांट द परमिट फॉर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग स्पेसिमेंस, है ना, स्पेसिमेंस के लिए। इसके अलावा सेक्शन 49F एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डेजिग्नेट अ साइंटिफिक अथॉरिटी टू एडवाइज ऑन इशूज ऑफ पर्टेनिंग टू इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन स्पीशीज सर्वाइवल। तो एक साइंटिफिक अथॉरिटी भी बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट 49F के तहत। इसके अलावा द बिल proposes the regulation of the control of sanctuaries. It allows the chief wildlife warden to act according to the management plans of the sanctuary, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहता है बिल। इसके अलावा बिल also empowers the state and central government to declare areas adjacent to national park and sanctuaries as conservation reserves. तो जो भी एरियाज हैं नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज से जुड़े हुए उनको कंजर्वेशन रिजर्व्स अगर घोषित करना चाहे तो ये पावर स्टेट और सेंट्रल दोनों को दी गई है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू रेगुलेट एंड हॉल्ट द इम्पोर्ट, ट्रेड और पोजेशन ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, दैट आर नॉट नेटिव टू द हैबिटेट। तो हमारे यहाँ जो नेटिव नहीं है ऐसे इन्वेजिव प्लांट्स के इम्पोर्ट, ट्रेड और पोजेशन को रोक लगाया जा सकता है। एंड बिल रिक्वायर्स एवरी इंडिविजुअल पोजेसिंग लाइव स्पेसिमेंस ऑफ शेड्यूल्ड एनिमल्स टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जो मैनेजमेंट अथॉरिटी 49E के तहत बनाई जा रही है उससे आपको पहले एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा अगर आप पोजेशन करते हैं किसी भी स्पेसिमेन का विच आर शेड्यूल्ड एनिमल्स। ठीक है ना। इसके अलावा जो पेनल्टीज है उनको बढ़ा दिया गया है। जनरल वायोलेशन के लिए मैक्सिमम फाइन जो है उसको 25,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के केस में जो मिनिमम फाइन है वो पहले 10,000 थी, उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड मंकी डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मंकी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 14 दिसंबर। तो आज वर्ल्ड मंकी डे है। FCRA लाइसेंस ऑफ 1811 NGOs कैंसल्ड इन 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में 1811 ऐसे NGOs हैं जिनका FCRA लाइसेंस कैंसिल किया गया है। FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि फॉरेन से जो पैसा मिलता है या आता है उसको
कौन रेगुलेट करता है? FCRA एक्ट रेगुलेट करता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। FCRA के अंदर अभी नए रूल्स आए थे, 2022 के नए रूल्स आए थे, जिसमें एक रूल 6 था, जिसमें ये कहा गया था कि पहले एक जो अपनी फैमिली के लिए भिजवाने वाला मनी था, पहले फॉरेन फंड्स टू द रिलेटिव्स, तो जो फॉरेन फंड्स रिलेटिव्स को मिलता था पहले 1 लाख उसकी लिमिट थी, अब उस 1 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। मतलब कि एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख और इक्विवेलेंट, पहले ये था कि अगर आपको 1 लाख रुपए आपको मिलता है तो उसको आपको तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज। तो अब वो लिमिट बढ़ा दी गई है, 10 लाख तक कर दी गई है। दूसरी चीज़ 30 दिन की लिमिट जो है उसको बढ़ा करके आपका 90 दिन कर दिया गया है, ठीक है ना, 3 मंथ टाइम दे दिया गया। नाउ द 3 मंथ टाइम इज देयर टू इन्फॉर्म, पहले जो केवल 30 दिन था वो 90 दिन कर दिया गया, यानी कि 3 मंथ टाइम कर दिया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है ना। एक और अमेंड किया गया था रूल, जैसे कि जैसे यहाँ पे एक लिखा होगा रूल्स 9 जो था, रूल 9 कहता था पहले कि पहले 30 दिन का समय दिया जाता था, अर्लियर 30 डेज का समय दिया जाता था कि रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर द FCRA टू रिसीव फंड्स। पहले रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन के लिए 30 दिन का समय दिया जाता था इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को। अब इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को 45 दिनों का समय दिया जाएगा टू इन्फॉर्म MHA अबाउट बैंक अकाउंट एंड फंड्स कहाँ पे रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट का तो हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है ना, तो ये आपको याद रखना कि आप 45 दिन का समय दिया जाता है, पहले केवल 30 दिन का समय दिया जाता था। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। एक बार आपके सामने मैं ये खोल देता हूँ, देखो सेंटर ने जो प्रोविजन बी है इसको एक बार पढ़ लेना, है ना, और ये कुछ चेंजेस जो किए हैं, है ना, तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच हैज़ बिन डन। इसके अलावा MHA ने 5 ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बना दिया है ना, मतलब कि अब 12 ऐसे ऑफेंसेस हैं FCRA के अंतर्गत जो कंपाउंडेबल हैं, ठीक है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आपके जो फाइन पेनल्टीज़ हैं, ठीक है ना, एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी भी 10,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है, ठीक है ना, 10,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर देयर। हर 5 साल में आपको FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो ये भी आपको पता होगा। श्री अरबिंदो इंस्पायर्ड मेनी जनरेशंस लेफ्ट हिज मार्क वेर एवर इवेंट। तो अब आपको पता होगा कि श्री अरबिंदो जी की 150वीं इस बार वर्षगांठ है। 1872 में उनका जन्म हुआ था कैलकाटा में। और अरबिंदो घोष आपको पता होना चाहिए कि वो पौंडीचेरी में रहते रहते उनका देहांत हुआ था 5 दिसंबर 1950 को। एंड काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। और इसके पहले वो थोड़ा एग्रेसिव भी थे, जब आपको पता होगा कि अलीपुर बॉम्ब केस में उनको पकड़ा गया था 1908 में। 1908 में अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी थी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जिसको बोलते हैं, अलीपुर इज इन कैलकाटा आई थिंक। तो अलीपुर बॉम्ब केस में उनको पकड़ा गया था और ये 1908 का केस है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने इंटरनल योगा का, स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी ज़्यादा उसको इंटरनल योगा को आगे बढ़ाया। इंटरनल योगा इज़ द योगा ऑफ अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वो मानते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम उसको एडिट किया। इसके अलावा उन्होंने किताब लिखी बेसिस ऑफ योगा, भगवद गीता एंड इट्स मैसेज, फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, रिवर्थ एंड कर्मा, सावित्री, लेजेंड एंड सिंबल, आर ऑफ गॉड। ये अलग अलग चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं, ये आप याद रखेगा। दीज आर द थिंग्स विच ही हैज़ रिटन, ये आप ज़रूर याद रखेगा। अलीपुर केस आप ज़रूर याद रखेगा, दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच वेयर ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। एंड पैट्रियोटिक जर्नल वंदे मातरम इन्होंने स्टार्ट किया था अपने रेडिकल मेथड्स को प्रोपोगेट करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि श्री अरबिंदो के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। 150 ईयर्स ऑफ कोलकाताज आइकॉनिक ट्राम टू बी सेलिब्रेटेड। तो ये ट्राम क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं, ट्राम लिख लीजिएगा। इट्स अ टाइप ऑफ बस दैट वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मूव्स अलोंग स्पेशल रेल्स इन द रोड। तो ये बसेज होती हैं, ट्राम बसेज होती हैं एक्चुअली, ये बस के अंतर्गत आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं एंड मूव करती हैं अलोंग स्पेशल रेल्स इन द रोड। और कोलकाता में अभी लगभग 1996 तक ही चल रही थी, जब लगभग 12 रूट्स ओपन थे, बट प्रेजेंटली केवल 2 रूट्स ही ओपन है कलकत्ता में। तो इनको दोबारा से रिजुविनेट किया जा रहा है। और वहाँ पे एक ट्राम यात्रा भी सेलिब्रेट किया जाता है। ट्राम यात्रा यानी कि ट्राम्स जर्नी जिसको बोलते हैं, इसको मेलबर्न और कलकत्ता के असिस्टेंस से सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ देयर।
और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, इंडिया में बी द फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो जैसा हमारे यहाँ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है ना, मतलब जो 5G 4G ये टेलीकॉम वाला है, अब जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके लिए भी ऑक्शन किया जाएगा, एंड इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सैटकॉम के लिए, ठीक है ना। ट्राई को इसकी वो दिया गया है, सारी प्रोसेस को फाइनलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्राई के पास है, बट इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सैटकॉम, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्पेस एंड टेलीकॉम, ये 3 मिनिस्ट्रीज से हैं जो कि इन्वॉल्व रहेंगी इस केस में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दैट इज इट, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बैंक रोट ऑफ 10 लाख इन एक्सेस ऑफ 10 लाख करोड़ इन लास्ट 5 ईयर्स। राइटिंग ऑफ क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताऊँ। राइटिंग ऑफ क्या होता है, जैसे एनपीए में कन्वर्ट हो गया कोई, आपका एनपीए में कन्वर्ट हो गया, तो आपकी बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट आप लिखते हैं, एक तरफ लाइबिलिटी लिखते हैं। एसेट में आप लिखते हैं कि आपने लोन किसको किसको दिया, लाइबिलिटी में लिखते हैं बोरोइंग कहाँ कहाँ से है। अब आपने एसेट कुछ लिखा तो है, लेकिन वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो आपका एसेट आपको पे नहीं कर रहा। तो कई बार बैंक्स क्या करते हैं, इसको इस बैलेंस शीट से हटा देते हैं, इस कैलकुलेशन को बैलेंस शीट से हटा देते हैं एसेट लाइबिलिटी में, और वो लॉस एसेट वहाँ से हटा दिया जाता है। इसी को राइटिंग ऑफ कहते हैं। हालांकि राइटिंग ऑफ का मतलब ये नहीं कि अब वो लोन नहीं वापस लेंगे उस व्यक्ति से जिसको उन्होंने लोन दिया था, ये बस कैलकुलेशन पर्पस से हट जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। तो ये क्लियर, जो उनकी रिकॉर्ड बुक से उससे क्लियर कर देते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।